चोर उचक्को शराबियों, मुझे वोट मत देना, मेरे वोट नापाक हो जाएंगे। कचरा खाना मौजूद है, दलालों के लिए भी है ना, इन आवारा लोगों के लिए भी एक आदमी है झोला लेकर के, सारे वोट उसको डाल देना। खाड़ी और रसेली का पुल नहीं बना था तो अख्तरउलीमान जिम्मेदार, अब बन गया तो मेरे अब्बाजान ने बनाया, ये मामला है। कल तक बीजेपी का तलवा चाटने वाले, बीजेपी को मजबूत करने वाले, मोदी को मजबूत करने वाले के नारे आज कह रहे हैं कि साहब एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। एक साहब बड़े बुजुर्ग हैं, उम्र की सर के बाल भी पक गए हैं, उम्र हमसे ज्यादा है, और 9 साल उसको समझने में लगा एमआईएम को। मैं कह रहा हूं कि भाई पुल मैंने सैंक्शन करा दिया, कोई झूठ बोला क्या मैं? देखा किताब चैलेंज है तो करे। इतनी सच्चाई के बाद भी हमारे यहां का भी एक आदमी है जिसको आप लोग कहेंगे, मैं नाम नहीं लूं उसको, दलाल कहने से लोग समझते हैं कि सीमांचल में दलाल कौन है। उस दलाल को भी परेशानी, अरे मैं जितना काम कराया हूं वहां पर तुम करा सकते हो क्या? तुम चिंता करो सिरसाबादी के लोगों, अलगाव की राजनीति मत करो। अलगाव की राजनीति करने में कितनी गालियां सुन रहे हो आज। एक बात जान लो, तुम जिस फिक्र के आदमी हो, दुनिया तुम्हें एक साथ देख रही है, तुम अपने आप को अलग अलग करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। कि भाई जिस नेता के सिग्नेचर से एक आधार कार्ड दुरुस्त नहीं हो सकता है, वो जो इतनी लंबी लंबी बात बोलता है, तो जरा सा लोक लाज भी तो होना चाहिए ना, कि जिसके घर के करीब कटाव हो रहा है वहां भी लोग एमएलए थे, ईमानदारी से बोल दे कि मेरे बराबर का दौड़ा किया तो मैं उनकी जूतियां सीधी करूंगा। सवाल यह पैदा होता है कि मेरे यहां लगभग 2.5-3 लाख वोटर है ना, मुझको तो 1 लाख लोगों ने वोट दिया है ना, बाकी लोगों के पेट में तो दर्द है ना, तो बाकी लोगों के पेट में दर्द कैसे कम कर दीजिएगा? आपके पुलिस इतने ईमानदार हो गए हैं क्या? आपका एक डीएसपी किशनगंज में पकड़ा गया है जो करोड़ों का मालिक है, आपने जिस पर गोली चलाई वो अगर कसूरवार था तो आपके पुलिस वाले लोग गंगा स्नान किए हुए हैं क्या? ये पुलिस वालों को भी नहीं ये कहा जा सकता है। इसलिए अदालत का काम अदालत को करना चाहिए और पुलिस का काम पुलिसिंग करना है, उनको अदालत में पेश करना है, ये कहीं से नहीं है। और जैसा कि नक्शा में दिखाया जा रहा है, शायद मैं समझता हूं कि वो इनकाउंटर के हालात भी नहीं थे। बिहार की सरकार इलेक्शन जीतने के लिए जो बजट के प्रावधान थे उससे ऊपर हटकर इन्होंने ब्राइब दिया लोगों को। सरकार अगर चाहती थी कि 10-10 हज़ार दिया जाए गरीबों के खाते में, तो जाहिर है उनको बजट में ही प्रावधान करना था। बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, जस्ट इलेक्शन से बिफोर, बल्कि नोटिफिकेशन के बाद तक और पोलिंग तक पैसे लोगों के आते रहे। ये टोटली ब्राइब था और इसमें 3.25 लाख करोड़ के बजट में से आधी रकम तो तकरीबन नॉन प्लान में चली जाती है, जो तनख्वाह वगैरह होती है। जो आधी रकम बचती है जिससे डेवलपमेंट होने हैं प्लान हेड के, उसमें से 1/3 रकम से ज़्यादा लगभग 20,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये दे दिए, ये सिर्फ वोट गैदर करने के लिए। दूसरा मामला ये है कि बिजली की माफ़ी बिल्कुल अहमकाना फैसला है बिहार सरकार का। बिजली की माफ़ी होनी चाहिए थी, बिजली की माफ़ी होनी चाहिए थी गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, अनाथ के लिए, बीपीएल के धारी मजदूरों के लिए, ठेला चालकों के लिए। लेकिन धन्ना सेठ और करोड़पतियों को भी आपने बिजली में माफ़ी दे दी। ये दिवालियापन था इस सरकार का वोट लेने के लिए। तीसरा एक मामला है कि आपने पेंशन बढ़ाया, तो पेंशन बढ़ाया तो पहले से आपको बजट में भी प्रावधान करने थे। पेंशन बढ़ाने का हम मुखालिफ नहीं है, पेंशन भी बढ़ना चाहिए, गरीबों की बिजली भी माफ़ होनी चाहिए, गरीबों की मदद भी करनी चाहिए। लेकिन आपने 400 से 1100 कराया, उसका कोई बजटीय प्रावधान आपके पास नहीं था। नतीजा है कि 20,000 करोड़ तकरीबन आपका 10-10 हज़ार के गरीबों की मदद करने के नाम पर, 20 से 22,000 करोड़ बिजली के माफ़ी के नाम पर, लगभग 12,000 करोड़ रुपये इनके पेंशन के नाम पर, तकरीबन 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपये इन लोगों ने इस मद में लगा दिए, जिसकी वजह से सारे काम इनके बंद हैं और झोला इनका खाली है। कई महीनों से लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल पा रही हैं, डेवलपमेंट के सारे काम रुके हुए हैं और बेचारी आवाम को यह पता नहीं है कि एमएलए एमपी डेवलपमेंट के काम को रोके हुए कि सरकार रुके हुए है और उनके खिलाफ ये नारे लगा रहे हैं। अभी इन लोगों ने इसी बौखलाहट के नतीजे में, आदमी भूखा होता है तो वो उबले हुए चावल न भी बने तो उबले हुए चावल को फाँक लेता है। ठीक ये सरकार वही काम कर रही है कि आज देहाती क्षेत्र में 1.6%, शहरी क्षेत्र में लगभग 2 गुना, पेरीफेरी में भी लगभग 2 गुना के करीब इन्होंने अचानक से टैक्स बढ़ा दिया है। ये कहाँ का मामला है? इस सरकार का दूसरा अहम पहलू देखिएगा कि आपके यहाँ जो ट्रैफिक सेंस है, हर दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं लोग, कैसे कैसे लोगों को दे दिया जाता है ड्राइविंग लाइसेंस,
कैसे कैसे लोग गाड़ी चला रहे हैं, नॉर्म्स का कोई इस्तेमाल नहीं। ये लोग जो डीटीओ को देते हैं, डीटीओ को ये टास्क नहीं देते हैं कि तुम्हारे यहाँ जितने ड्राइवर्स हो वो ट्रैफिक सिविक को जाने, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट होगा तो तुम पर कार्रवाई होगी, नहीं, कितना तुम रेवेन्यू वसूल कर सकते हो। यानी कि आवाम को आवारा रहने दो और तुम रेवेन्यू वसूल करो। शराब पीते हुए जो पकड़े जाए और शराब बेचते हुए पकड़े जाए उनको कड़ी सजा दो, लेकिन थाने को दे दिया है कि शराब के बहाने तुम कितने रेवेन्यू वसूल कर सकते हो। एक तरफ शराब की आवारागर्दी भी, दूसरी तरफ शराब पीने वालों से उगाही भी, एक तरफ गलत लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस भी और गलत चलाने पर उनको उनसे उगाही भी। एक तरफ गांव के किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया जाना, लेकिन अब गरीब 2 कट्ठा जमीन खरीदेगा अपने आवास के लिए तो जितनी कीमत होगी उतना रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगी। ये सरकार कहीं ना कहीं से आवाम को चूस रही है। भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ भरत तिवारी के बारे में तो आप लोग हैं जज्बाती, होना चाहिए, और यकीनन है कि ये तरीका अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं से योगी मॉडल पे काम करने की बिहार सरकार प्रयास कर रही है। मैं समझता हूँ इसके लिए बड़ा नुकसान का बाइस होगा। यूपी का समाजी समरसता अलग है और यहाँ का समाजी हालात अलग हैं। और अदालत के काम खुद एक्स चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि ये तो विडंबना है। भाई, अदालत के काम अदालत को करने होंगे। आपके पुलिस इतने ईमानदार हो गए हैं क्या? आपका एक डीएसपी किशनगंज में पकड़ा गया है जो करोड़ों का मालिक है। आपने जिस पर गोली चलाई वो अगर कसूरवार था तो आपके पुलिस वाले लोग गंगा स्नान किए हुए हैं क्या? ये पुलिस वालों को भी नहीं ये कहा जा सकता है। इसलिए अदालत का काम अदालत को करना चाहिए और पुलिस का काम पुलिसिंग करना है, उनको अदालत में पेश करना है। ये कहीं से नहीं है। और जैसा कि नक्शा में दिखाया जा रहा है, शायद मैं समझता हूं कि वो इनकाउंटर के हालात भी नहीं थे। यकीनन है, मैं भरत तिवारी को कि इसको बिल्कुल निंदा करता हूं कि इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं यह कहता हूं कि मुसलमानों के खिलाफ जो ये मामला हो रहा है, ये सिर्फ बीजेपी के नफरत अंगेज बयानात, ये उनकी शोलाबार गुफ्तगू, वो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में मतभेद पैदा करने वाले उनके तमाम तरह एक्टिविटीज के नतीजे में आज मुसलमानों के लिए तौसीफ का क्या कसूर था? मौलाना तौसीफ साहब का सिर्फ कसूर यही था कि चेहरे पे दाढ़ी थी, सर पे टोपी थी, वो मुसलमान था, इसीलिए मारा गया ना। तो ये जो पूरे तरह वातावरण किया गया है, इसकी भी निंदा कीजिए आप लोग। सीतामढ़ी में सर तौफीक आलम को जिस तरह से मारकर कब्रिस्तान के जो है कब्रिस्तान में बगल के लेकर फेंक दिया गया था, एक तरह से मॉब लिंचिंग ही इसको। अरे सारी मॉब लिंचिंग है। अभी जो आपने देखा नौशाद अंसारी को, उससे पहले उसके बाद उसके भाई शहजाद अंसारी को, नौशाद अंसारी को 2.5 महीना पहले मारा जाता है, पुलिस के यहाँ केस किया जाता है, लेकिन उसके बाद उसके भाई शहजाद अंसारी को पकड़ के लोग पीट के मार करते, चोर का इल्जाम लगा करके। मैं कह रहा हूं अगर चोर भी है, अगर उसके बाद आपने देखा अभी लेला होटल वाला, खुशबू लेला होटल या के नगर में क्या है, अब उसके मुर्गे की दुकान चल रही थी। अरे भी क्या करना चाह रहे हैं? अभी बीपीएससी की रिपोर्ट रिजल्ट हुआ है, 2600 लड़के उसमें कामयाब हुए हैं हमारे, लेकिन माइनॉरिटी का क्या उसमें हाल है? माइनॉरिटी के सिर्फ 100 से कम 96-97 लोग। कितना हो रहा है इनका? अगर 18% मुसलमान है तो 2000 में 36 और उधर भी लगभग 90, लगभग 450 होने चाहिए थे इनके वाजिब शेयर। 450 की जगह पर 100 आप आ रहे हैं। पहले रेट था कम से कम 8-9% आ जाते थे बीपीएससी में, 4% का रेट तो इनका यूपीएससी का रहा है, लेकिन नौकरी में हमको छांटा जा रहा है। हमारे लड़के एमएनसीज में काम करते थे, मल्टीनेशनल कंपनी में, हमारे लोगों को सरकारी नौकरी में वहां मल्टीनेशनल में काम करने वाले लोगों पर आपने कह दिया ये आतंकवादी है। बाद को कोर्ट ने कहा कि कोई कसूर नहीं था, वहां भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है। अब हमारे लोग कारोबारी कर रहे हैं, बेचारा गरीब होटल चला रहा है, होटल चला के मुर्गा भात सबको इनके यहाँ खाता है, अब उसमें कह दिया बीफ, और वहां के एसपी ने जांच करवाई, बीफ का कोई मामला नहीं था। तो ये अफवाह फैलाने वालों के कब हाथ काटे जाएंगे, कब इनको फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा? ये देश जो इस तरह से खाना जंगी में पहुंचाया जा रहा है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के लिए भला नहीं है। देश की हालत कश्ती की तरह है, कश्ती में छेद होगा तो सिर्फ छेद करने वाला नहीं डूबेगा, पूरी कश्ती डूबेगी। इसलिए तो मैं कहता हूं कि भाजपा काल में हिंदू समाज की मर्यादाओं का जितना हनन हुआ है, सनातन धर्म के मर्यादाओं का जितना हनन हुआ है, उनके आदर्शों का जितना अनादर हुआ है, मैं कह रहा हूं हिंदू समाज को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचेगा। इसलिए मैं हिंदू समाज के, सनातन धर्म के लोगों से कहना चाहता हूं, रामराज आ जाए तो क्या रामराज में दो मुसलमानों के अलावा किसी को, हिंदू के अलावा किसी को जीने का हक नहीं होगा? राम जी तो अवतार थे न्याय के, राम जी ने तो न्याय की बात की, प्रेम की बात की, सहिष्णुता की बात की। अल्लामा इकबाल अली रहमा एक बड़े शायर हैं, उन्होंने उसको हीरो कहा हिंदुस्तान का, इमामुल हिंद कहा उसको। हीरो का मतलब इमामुल हिंद, वो इमाम मस्जिद वाला इमाम नहीं समझे कोई, कौम का हाल बहुत बुरा है। मामला ये है, हीरो कहा हमारे लोगों ने। भाई शक्ति भी, सुख भी, शांति भी भक्तों के गीत में है, इस देश के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। तो ये जो प्रीत है, ये जो प्रेम है, इसको सब खत्म कर रहे हैं। ये सारा सब कुछ है, ये पुलिस को बेकाबू कर रहे हैं लोग, और ये लोग अपना
पुलिस को फ्री हैंड कर रहे हैं कि जिसको चाहो उड़ा दो, है ना, जिस घर को चाहो तोड़ दो। अभी मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए कि अदालत के फैसले के बगैर आप घर नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़े जा रहे हैं। तो क्या है, जिस मुल्क में कानून का अनादर हो वो मुल्क चल सकेगा क्या? इसकी वजह से आज जो देश में आप देख रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, पैसे की कीमत कम हो रही है, पड़ोसियों के साथ हमारा अच्छे सलूक नहीं है। और यही कहते थे भाजपाइया लोग, कहते थे कि अगर रुपए की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिर रही है तो देश की इज्जत गिरती है, और देश को कहां पाताल में पहुंचा दिया। ये चिंतन और मंथन करने की घड़ी है। आज हमारा बहुत सारा भाजपाई भाई मुसलमान का दाढ़ी नोचता है तो खुश हो जाता है, लेकिन मैं समझता हूं कि देखो इतना आसान नहीं है। अरे 4000 आदमी मरा है अभी इसमें, क्या कहते हैं, ईरान में, तो अमेरिका के छक्के छोड़ा दिया। गुजरात में एक दंगे कराए, खून बहाए, मुसलमानों का भी हिंदुओं का भी, बल्कि देशवासियों का खून बहाए। पूरी दुनिया में बदनामी हुई। मुसलमानों को काट के समुद्र में नहीं फेंक सकते हो, न हिंदू को काटकर मुसलमान 15% उसको कर सकता है। मुसलमानों का कोई भय करना, आज देख लीजिए जितने जितने बड़ा क्राइम हो रहे हैं, जितने बड़े स्कैम्स हो रहे हैं, उसमें कई मुसलमान हैं। आप बड़ी नौकरियों में नहीं दे रहे हैं लोग, है ना। आप तो इस तरह से करके ये सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम अंग्रेजों का कार्ड खेल रहे हैं। ये देश के हित में नहीं है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। इस तरह की बीजेपी के एक नेत्री है नाजिया इलाही खान, उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु और आयशा रजी अल्लाह तआला के बारे में बहुत बुरा कहा है। देखिए, ये मुसलमानों के, इनको शर्म होनी चाहिए, गैरत होनी चाहिए कि तुम अगर रसूल पर यकीन नहीं रखती हो तो तुम मुसलमान ही नहीं हो। तो फिर बेशर्मी के साथ अपने नाम के साथ मुसलमान का नाम क्यों लगाए हुए हो, है ना। हमारे यहाँ फंडामेंटल वो है, फेथ है हमारा, तौहीद, रिसालत और आखिरत। अल्लाह को एक जानना, नबी को बरहक मानना और आखिरत को दुरुस्त मानना, आखिरत पर यकीन करना। ये 3 फंडामेंटल्स हैं जो ईमान में दाखिल होता है। जब रसूल पर उसका ईमान नहीं है तो फिर वो कैसी मुसलमान है ना। ये लोग सिर्फ मुसलमानों को गालियां देकर अपनी टीआरपी बढ़ाने और बीजेपी से कुछ उनके खैरात चुनने के लिए जा रहे हैं। आपने देखा है आज जो लोग कल मुसलमान बन के हिंदू भी हो गए थे। मैं कह रहा हूं धर्म तुम्हारी आज़ादी है, हम तुमको बांध के नहीं रख सकते। ये इस्लामी स्टेट नहीं है कि मुर्तद की सजा होगी। लेकिन इस देश में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ ये चाटुकार, इस किस्म के दोगले लोग हैं जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं और बीजेपी के नज़रियात की हिमायत करते हैं। दरअसल वो अपने ज़ाती मुफाद के लिए, ये लोग हैं अपॉर्चुनिस्ट हैं। ये लोग अपने निज स्वार्थ के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में तस्करा करने से क्या फ़ायदा। मध्य प्रदेश के कोर्ट ने जब गौरक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाई है तो जो जस्टिस है वो बेसिकली मुस्लिम है, लेडीज हैं। अब पूरी कौम जो है उसी के खिलाफ गाली गलौज को उतर आई है। देखिए, डॉक्टर होता है, डॉक्टर का कोई धर्म नहीं। उसके यहाँ जो बीमार है उसका इलाज करना चाहिए। देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री और जो लोग भी प्रतिनिधित्व करते हों, उनकी जिम्मेदारी है कि आवाम के टैक्स के पैसे उनको सहूलियात मिलती है, वो सबकी बात करें, वो किसी विशेष वर्ग की बात नहीं करें। हाँ, जो शोषित है, पीड़ित है, उनकी आवाज़ जरूर वो लगाने का काम करें। मैं कह रहा हूँ न्यायपालिका में जिस देश में उंगली उठ जाए, आप जानते हैं कि डेमोक्रेटिक स्टेट में भी सर्वोपरि है न्यायपालिका, है ना। न्यायपालिका के बाद क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री को मकाम हासिल है, उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव को है, उसके बाद फिर मीडिया को है। तो हमारा सर्वोपरि है जो है वो न्यायपालिका है। और न्यायपालिका पर जो लोग टिप्पणी करते हैं यकीनन है कि ये लोग गलत करते हैं। अब वहीं पर आप नहीं देख रहे हैं बिल्किस के साथ जिन लोगों ने रेप किया, उसको देशभक्तों ने जाके उसके गले पे माला डाला। आपने ये नहीं देखा कि जिस अखलाक की लोगों ने मॉब लिंचिंग की, उस अखलाक के मॉब लिंचर्स को जब बाहर आया तो लोगों ने उस पर जाकर के झंडे डाले और उसके गले में माले डाले। इस देश में जहां अन्याय को, जालिमों को जहां इनाम दिया जाए और अच्छे लोगों को सजा दिया जाए, उस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। ये देश हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने किया है, लेकिन बल्कि मुसलमानों ने अपने, आज नौकरी में उनकी हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन फांसी के फंदे में लटकने में उनकी आबादी से कई गुना उनकी हिस्सेदारी है। तो हमारे लिए इस देश को बिगड़ते हुए हम लोग नहीं देख सकते। आज भी हम लोग इस बात का न्योता देते हैं लोग कि सेकुलर मिजाज के लोग, धर्मनिरपेक्ष लोग, समझदार लोग उठ बैठे और इस किस्म के शासन प्रक्रिया और इस किस्म की मीडिया के खिलाफ उठे लोग। और इसकी बात MIM बड़े जोर से कर रही है। मेरे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हो या एक मेरा कारकुन भी हो, इन मामलों को कभी बर्दाश्त नहीं करता। चुनाव के दौरान जिन कार्यकर्ताओं के द्वारा आपको लेकर के शेर व आशात पढ़ा जा रहा था, हाँ, और आजकल देखा जा रहा है कि आप ही के विधानसभा में और उन्हीं लोगों के द्वारा और आपके खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं सर। मैं इस बात से खुश हूँ। एक बच्चा तोतलाता हुआ अगर बोलता है, अगर कभी गाली भी दे दे और कभी चलते हुए खिलौने के टुकड़े से अपनी माँ पर फेंक भी दे, माँ नाराज नहीं होती है। माँ ये कहती है मेरा बच्चा चलना सीख गया, है ना, मेरे बच्चे को अपना सेल्फ डिफेंस का मामला आ गया,
है ना, उससे गुस्सा नहीं होता। मैं उस जगह पर जहां जनता के मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी, जहां पर कोई पढ़ा लिखा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लड़के को, जहां गांव में जो ग्रेजुएट उसको डिमोलाइज किया गया, बोलने नहीं दिया गया, एक ही शब्द था, ती केहन बोलो इस रहे, ती कहार बेटा रहे, बस सटक। बड़े बड़े लोगों की जबान बंद हो जाती थी। मैंने देखा है कि वहां के इज्जतदार लोगों के साथ क्या क्या सलूक हुआ है। और आज उस जगह पर एक आम लड़का अगर मेरे खिलाफ बात कर रहा है तो मैं उसको वेलकम करता हूं कि हमारे लड़के नौजवानों को बोलना आया है। लेकिन हाँ, फर्क महसूस करना चाहिए। मामला यह है कि एमपी का एमएलए का क्या काम है ना, और सरकार का क्या काम है। मुझसे पहले वहां के कटान धसान सड़क बिजली पर कितने लोग लड़ाई लड़े और मैं कितनी लड़ाई लड़ा हूं, इसका तुलनात्मक वो करना चाहिए। लेकिन हुआ ये, मैं 2005 में इलेक्शन एमएलए बना था। उस वक्त हुआ क्या कि हमारी एक शेरशाहबादी बेटी है, उसके बुर्के को तार तार किया था कोचाधामन के थाना ने, और हमने उसके खिलाफ लोगों को बुलाया था। चूंकि मैं जिला परिषद का मेंबर रहते हुए भी एक बेकसूर औरत को गिरफ्तार किया था, तो इफ्तार करके बैठे थे हम, सारे मुखिया वगैरह हमारा साथ में थे, और शहरी के वक्त लाइन हाजिर कर दिया गया था दारोगा को। तो हमने ये कहा कि भाई हम लोग गांधीवादी लोग हैं, हम लोग उसी नजरिए के मुताबिक वहां बैठेंगे। इलेक्शन का जमाना था, सबको इनकलाब जिंदाबाद, है ना, विधायक जी माँ का दूध पिया, हम नहीं पिए क्या, सब जो महिला का नेता लोग था सड़क पर कूदने लगा। नतीजा हुआ कि थाना का घर जला और मुकदमे में लोग फंसे और बदनाम हमको करने लगे, है ना। मामला यह है कि अभी जिला परिषद का इलेक्शन लड़ना है कई लोगों को, तो उनको मंच चाहिए बेचारे को। इनके देख लीजिए, इनको भी देख लीजिए, इनके अब्बाजान तक देख लीजिए कि कभी कटाव के बारे में कितने सीरियस ये रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा, कल देखा होगा आपने मेरे कटाव में, आप जानते हैं कि हमने मलहना गांव का 1 करोड़ से ज्यादा की रकम से वहां का योजना सैंक्शन करवाने में पूरा अपना रोल अदा किया। आप ये नहीं, आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोगों को चटपटी खबर चाहिए। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे प्रयासों को भी देखिए, सरकार के फैसले को भी देखिए, और जो बीच में इंजीनियरिंग सेल है उससे भी गवाही लीजिए कि काम अटका कहां पड़ा हुआ है। आप देखेंगे 1 करोड़ से अधिक की योजना सैंक्शन होकर वहां WW में डाल दिया गया। WW का मतलब है वेट एंड वॉच। सरकार जब काम करती है, सरकार जब कटाव में काम करती है, इसका 4 पैरामीटर है। सबसे पहले 1 मिनट सुन, मैं आपको बता दूं कि पैरामीटर है। सबसे पहले बांध को बचाया जाएगा, फिर सरकारी ऑफिस बचाए जाएंगे, फिर सरकारी उपक्रम और शहरों को बचाया जाएगा। चौथे नंबर में ग्राम सुरक्षात्मक कार्य है। ग्राम सुरक्षात्मक कार्य में यह है कि जब गांव के करीब आ जाएगा तब खेत बचाने के लिए कटाव रोधक नहीं काम कर रहा है। हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि मानंदा हो, मेची हो, कनकई हो, सब में बोल्डर पिच किया जाए। ये लड़ाई हम लोग की चल रही है। ये नहीं बच्चों को बोलिए कि हाजी सुभान साहब थे उस वक्त अगुवाई कर रहे थे, हम लोगों का पूरा सपोर्ट हासिल था कि महानंदा बेसिन के काम को रोका जाए और बोल्डर पिच किया जाए। इन बच्चों में से कोई थे वहां पर? वहां नहीं थे। टेक्निकल इशू आप बता रहे हैं सर, जहां पर आपके इलाके में धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो ये भी तो हो सकता है ना कि आप वहां पहुंच करके उनको समझाएं कि भैया दिक्कत क्या है, क्यों नहीं। आपको मैं बता दूं, उनके कहने से पहले वहां चंदरको ने फोन किया था हमको, हम जाकर वहां पटने में मेरी रिसीविंग भी है, जो चीफ इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर को दिया, चीफ इंजीनियर से वहां लेटर भिजवाया, वो गांव भी उसमें शामिल है। उसके बाद इन लोगों के धरना से 1 दिन पहले मैंने भिजवाया इसको, अपने इंजीनियर को भिजवाया। इंजीनियर मुआयना करके गया, फिर इंजीनियर ने अपने चीफ इंजीनियर को कहा और चेयरमैन को कहा, और मैंने इन लोगों को कह भी दिया कि तुम लोग धरना करते हो तो 1 दिन देर करो, चूंकि चेयरमैन आने वाला है। कल चेयरमैन फलट ने विजिट भी किया है। तो अब हर एक मामले में मुचुके अररिया में 1 महीना पहले तय की मीटिंग थी हमारी, तो मैं जाहिर है कि उस दिन नहीं जा सकता था। मैं इलाके में जाता रहता हूँ, मुझको अरे सच को आज क्या इलाके का जितना मैं दौरा करता हूँ, ईमानदारी से इन बच्चों से पूछ लीजिए कि जिसके घर के करीब कटाव हो रहा है, वहां भी लोग एमएलए थे, ईमानदारी से बोल दे कि मेरे बराबर का दौरा किया तो मैं उनकी जूतियां सीधी करूंगा। सवाल यह पैदा होता है कि मेरे यहां लगभग 2.5-3 लाख वोटर है ना, मुझको तो 1 लाख लोगों ने वोट दिया है ना, बाकी लोगों के पेट में तो दर्द है ना, तो बाकी लोगों के पेट में दर्द कैसे कम कर दीजिएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि मुखालिफत करने में भी हमको अपने पैमाने को सामने में रखना चाहिए। अभी पिछले दिनों में देखा आप लोगों ने महानंदा ये नंदनिया ब्रिज के बारे में, अब क्या करेगा, मैं अपने अब्बाजान के पैसे से बचाऊं? मैं कोई झूठ नहीं बोलता। ये पेपर है आपका, ये देखिए आप, इसमें जहां डैश लगा हुआ है वहां 2 ब्रिज है, एक रहटबलिया है और एक नंदनिया है। आप देख लीजिए, कोई अगर झूठ हो तो, या देख लीजिए क्या है टेंडर नंबर, नोटिस इन्वाइटेड टेंडर नंबर RWD/MJSY/ET/12/2025। ये टेंडर निकला हुआ है। ये ब्रिज है आपका, देख लीजिए यहां पर, इसमें 5 नंबर में देखिए MMJS योजना अंतर्गत निर्मित सड़क कपड़िया बनगामा से रहट बलिया जाने वाली चेनेज नंबर 230 पर पुल है ना, यहां देख लीजिए 8 करोड़ की राशि से पुल तय हुआ है। नंबर 6 में देख लीजिए आप,
आरसीसी ब्रिज, पीडब्ल्यूडी रोड नंदनिया, है ना, कब्रिस्तान, आरसीसी पुल का निर्माण, है ना, यहां देख लीजिए 15 करोड़ से। मैं कह रहा हूं कि भाई पुल मैंने सैंक्शन करा दिया, कोई झूठ बोला क्या? मैं देखा किताब, चैलेंज है तो करे। इतनी सच्चाई के बाद भी हमारे यहां का भी एक आदमी है जिसको आप लोग कहेंगे, मैं नाम नहीं लूं उसको, दलाल कहने से लोग समझते हैं कि सीमांचल में दलाल कौन है। उस दलाल को भी परेशानी। अरे मैं जितना काम कराया हूं वहां पर, तुम करा सकते हो क्या? मैं बता दूं, कोजालमन का मैं एमएलए था, मैं अपोजिशन में था। टेंगरमारी ब्रिज बनाया डोक में, जो प्रेजेंट मिनिस्टर रहे नहीं बना सके अपने घर के करीब में। बीरपुर में एक नहीं 3-3 पुल बनवाया। आप देख लीजिए, पड़ियालपुर में पुल बनवाया, मैंने ऑफ द रिकॉर्ड, मैंने एग्जिस्टिंग रोड में नहीं, मैंने एग्जिस्टिंग पीडब्ल्यूडी और आरसीडी के रोड में नहीं, अलग बनवाया। बैचा कुट्टी में जाकर के पुल बनवाया, दांती में अलग जाकर के एक टेना से आधा किलोमीटर की दूरी पर पुल बनवाया। बगलबाड़ी में जो पुल कटा था, आप देखेंगे नटवापाड़ा के पास 3 साल तक पुल नहीं बना था, और 3 महीने के अंदर में पुल बनवाने का काम मैंने शुरू किया। नरकली हाट में, बचपन में बूढ़े में पार हुए होंगे, नरकली हाट में पुल बनवाया, दौला में पुल बनवाया, भगाल में पुल बनवाने का काम किया। 11-12 पुल हमने बनवाए उस जमाने में। आपने काल में बता दे क्या पुल बनवाया? आपने अब वादा किया था इन्होंने कि साहब हम ये रानी का मधेलदानी से जोड़ने वाला पुल बनवा देंगे। अरे सरकार में रहते हुए पुल नहीं बना सके यार, हमको दिखाते हो आईना, है ना। ये लेको सड़क गिरा, दरख्त गिरा आंधी में, पगला बोला मैंने उखाड़ा। आज भी देख लो कि मामला वहां बरमनों की एक बस्ती है असुरा। मैं जाके चीफ मिनिस्टर को कहा कि सर वो नदी कनकई ओवरफ्लो होकर के या धापी टोला के पास काटते हुए टेना नदी में आकर के मिल रही है। मैंने सर ये नदी का धारा परिवर्तन कर देगा तो 8-10 पंचायतें हमारी विलीन हो जाएंगी। और सर वहां पर हमारे ब्राह्मण भाइयों का हम पर आरोप है कि मियाँ जी एमएलए हैं, वो हमारा काम नहीं कर रहे हैं। सर इस पर आप ये, मुख्यमंत्री ने बाजाप्ता उसी वक्त कहा कि उच्च स्तरीय टीम गठित करके योजना बनाओ। मेरे पास सैंक्शन लेटर है, और उसको जाकर के हर दिन फोटो लगे कहते हैं कि लगता है कि अपनी जमीन बेच के बनाया आदमी। तो हमारे कौम को क्यों गुमराह कर रहे हैं? ये सादे लोग हैं, जान रहे हैं, और इसका फैसला इलेक्शन में करते हैं लोग। इतने जितनी भी चौकड़ी काट रहे हैं लोग, लेकिन इलेक्शन में फैसला होता है ना। इलेक्शन में फैसला सुना दिया लोगों ने कि किन के चरित्र, किन की जबान, किन का कौल सच्चा है, दलाली को कौन बढ़ा रहा है, दलाली को कौन रोक रहा है। मुझे फख्र है सीमांचल की आवाम पर कि सीमांचल की आवाम हक पर आवाज उठाने वालों को भी पहचानती है, दलाली करने वालों को भी पहचानती है, और ये उकसाए हुए लोग हैं, है ना। तो हम इससे कभी परवाह नहीं करते। उनका जो काम है वो जाने, अपना तो काम है जलाते चलो चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त चाहे दुश्मन का घर मिले। जिन बच्चों ने वो किया है मैं साधुवाद देता हूं, लेकिन ये बच्चे जरा सा नासमझी का शिकार करते हैं। एमपी साहब मुलाकात नहीं तो कोई बात भी नहीं, काम कराया। खाड़ी और रसेली का पुल नहीं बना था तो अख्तरउलीमान जिम्मेदार, अब बन गया तो मेरे अब्बाजान ने बनाया। ये मामला है। एक बेचारे अल्लाह रहमत करे उनको, कब्र में चले गए, वो बोलते थे कि हम खत लिखे थे नीतीश कुमार जी को, उसी से यहां पर महरंदा में ब्रिज बन रहा कानकी के पास, है ना। तो मैंने कहा कि बाबू ये उनसे खत लिखवा लेना, अपने गांव के कलभट के लिए भी तो जरा सा देखें वो कब बन जाता है। ये सही बात कही हमारे इश्तियाक साहब हमारे पार्टी के सेक्रेटरी हैं, वो सब कहते हैं कि भाई जिस नेता के सिग्नेचर से एक आधार कार्ड दुरुस्त नहीं हो सकता है, वो जो इतनी लंबी लंबी बात बोलता है, तो जरा सा लोक लाज भी तो होना चाहिए ना, लोक लाज भी होना चाहिए ना। मैं पहले भी कहा था कि तलाकशुदा औरत अगर 9 महीने के अंदर औलाद हो जाए तो उसको जायज कहा जा सकता है, लेकिन कोई तलाकशुदा औरत 9 साल के बाद कहे कि मेरी औलाद हो रही है तो उसको क्या कहेंगे आप? भाई आवाम के फैसले को मानिए ना। आवाम ने, ये मेरे बाप की मीरास नहीं, मैं आज बैठा हुआ हूं, यह आवाम का फैसला है। आवाम ने जिसको चाहा उसको अपना जिम्मेदार बनाया, पहरेदार बनाया। हमको हम हारे थे, हम भी जिस दिन हारे थे, इलेक्शन छोड़ के आए थे, उस दिन भी जाकर के अपना खाए पिए सोए, हम रोए भी नहीं, चूंकि हमारे बाप की कोई मीरास लूट नहीं रही थी। बहुत लोगों की आमदनी मुतासिर हो गई है। बालू की कीमत क्यों बढ़ी, गिट्टी की कीमत क्यों बढ़ी, इसमें कौन लोग थे हिस्सेदार? जाके पूछ लीजिए थाने में, समाज से पूछ लीजिए, लोफरों की पैरवी कौन करता था। अख्तरउलीमान कल भी कहता है, आज भी कहता है, इंशाअल्लाह मरते दम तक कहेगा, चोर उचक्को शराबियों मुझे वोट मत देना, मेरे वोट नापाक हो जाएंगे। कचरा खाना मौजूद है दलालों के लिए भी, है ना, इन आवारा लोगों के लिए भी एक आदमी है झोला लेकर के, सारे वोट उसको डाल देना, है ना, तुम्हारे लिए भी मकाम है। लेकिन यह मामला इलेक्शन हो गया, आज लड़ने की जरूरत। हमारे लड़का बच्चे संजीदा नहीं है। पिछले दिनों में बहादुर में प्रकरण हुआ, मुझको गाली दी, मेरे बाप को भी लोगों ने गाली दी। मैं समझ मेरे बच्चे समझदार नहीं है। सीमांचल के नौजवानों जरा गौर करो, तुम्हारी पसमानदगी कहां तुमको ले जा रही है, तुम्हारा पिछड़ापन कैसे खत्म होगा,
तुम्हारे लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी, तुम्हारे यहां पलायन कैसे रुकेगा, तुम्हारे स्कूलों में पढ़ाई कैसे होगी, तुम्हारी सड़कें कैसे बनेंगी, हुकूमत का जो तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यह कैसे खत्म होगा। हम उन चीजों पर संजीदगी के साथ काम करते हैं। मेरा रातों दिन का बिहार में जात पर आधारित गन्ना की रिपोर्ट हुई, कोई एमएलए नहीं बोल सका। मैंने नाप नाप के कहा कि सुरजापुरी तुम्हारी आबादी 16 लाख, तुम्हारी नौकरी में हिस्सेदारी 39,000 होनी थी, तुमको सिर्फ 16,000 नौकरी मिली। जरा चिंता करो, 24 लाख तुम्हारी आबादी में, तुम चिंता करो शेष आबादी के लोगों। अलगाव की राजनीति मत करो। अलगाव की राजनीति करने में कितनी गालियां सुन रहे हो आज। एक बात जान लो, तुम जिस फिक्र के आदमी हो, दुनिया तुम्हें एक साथ देख रही है। तुम अपने आप को अलग अलग करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। और इनकी आबादी 12 लाख आबादी इनकी नौकरी होनी थी 18,000, 5,500 नौकरी मिली है इनको। कुलैया भाई की आबादी 12 लाख, नौकरी होनी थी 18,000, नौकरी मिली सिर्फ 6,000। मैं तो इन मुद्दों पर बात करता हूं ना। मेरा स्कूल कैसे सुधरेगा, मेरा मदरसा कैसे सुधरेगा, वक्फ की जायदाद को बेईमानी कर रहे हैं लोग, उसको कैसे काबू पाया जाएगा। मैं रातों दिन इसमें काम कर रहा हूं। लेकिन कुछ लोगों को चोर को रोशनी से बड़ा डर होता है, अख्तर ईमान के कौल से भी बहुत लोगों को बेचैनी होती है, तो वो लोग हमारी टांग खींच रहे हैं। मैंने कहा भाई फिर इलेक्शन आ जाएगा ना। साउथ की तरक्की कैसे हुई? साउथ की तरक्की इसलिए हुई, साउथ के स्टेट्स की इलेक्शन के जमाने में पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं। बाकी जब डेवलपमेंट का मामला आता है, केंद्र सरकार से लड़ना, सब एक हो जाते हैं। लेकिन बिहार में और हमारे सीमांचल में, खासकर मुसलमानों में, आप देख लीजिए, मैं अक्सर बच्चों को नाराज होता हूं कि बारात जाने के लिए बेटा तुमको फुर्सत है, और तुम्हारे अब्बा का आयुष्मान कार्ड नहीं मिल पाया, तुमको फुर्सत नहीं है बेटा, है ना। अभी 3 दिन के लिए आपका स्पेशल शिविर लगा, सहायता शिविर, सहयोग शिविर, 3 दिन, 16, 17, 18। बारात में भीड़ लगाने वाली कौम, जलसे में रात भर जगने वाली कौम, है ना, तुम्हारे दरखास्त क्यों पड़े रह गए? तुम क्यों नहीं गए वहां? 30 दिन के अंदर कंपल्सरी फैसला देना है, क्यों नहीं करते हो? तुम गांव में पंचायती क्यों नहीं करते हो? 2-2, 3-3 बच्चे की मां भाग रही है, क्यों नहीं आवाज उठा रहे हो? है ना। मैं मदद करता हूं उनकी जिस पर जुल्म हुआ है। कुछ लोग हैं कि जो लोग इन लड़कियों को भागा के लेके जाते हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। तो क्या आप फर्क महसूस नहीं करेंगे मेरे और उसके अंदर में? आप लोग मीडिया वाले न कीजिए, लेकिन मुझे सीमांचल की जनता पर फख्र हासिल है। मुझ जैसे गरीब आदमी पर उसने विश्वास किया है, इसके माने सच्चाई उसके दिल में कहीं ना कहीं उतरती है। ये भले ही अपना ढोल बजा लें। अभी अब ये कर रहे हैं राजद वाले कि साहब ये किसको वोट दिए थे, हमको तो वोट दिए थे, तो ये किया था, वो किया था। गैरत है इसके अंदर में। कल तक बीजेपी का तलवा चाटने वाले, बीजेपी को मजबूत करने वाले, मोदी को मजबूत करने वाले के नारे आज कह रहे हैं कि साहब एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। एक साहब बड़े बुजुर्ग हैं, उम्र की सर के बाल भी पक गए हैं, उम्र हमसे ज्यादा है, और 9 साल उसको समझने में लगा एमआईएम को। अंगूर खट्टे हैं, 9 साल के बाद कहते हैं कि सिक्के का 2 पहलू, है ना, चाहे इधर से देखो या उधर से देखो, एक ही रुपया आज लगा। हम बीजेपी हो गए। हम बीजेपी के कार्यकलाप के खिलाफ बोले तो हम बीजेपी हो गए। अभी पूछे इन लोगों से, इन दगाबाजों से, कि बिहार में राजद का कैंडिडेट हारा, किसके लोगों ने दगा किया? कांग्रेस के लोगों ने वोट नहीं दिया गलत को। अभी जो कांग्रेस का कैंडिडेट हारा, इसमें राजद के लोगों से पूछिए, मुंह फाड़ कर बोलने वाले, बीजेपी को मदद करने वाले, इनके लोग किधर गए? हमारा एमआईएम का तो आदमी नहीं किया ना। हमारा एक आदमी समर्थन दिया महाराष्ट्र में चेयरमैनशिप में, उसी वक्त पार्टी से निकाल दिया हम लोगों ने। ये लोग बोलेंगे जिनके दांत मैले हैं, वो मुझको दांत सिफाई की तबलीग करेगा। अरे इन अंधों को चश्मा खरीदने दो, इन गंजों को कंघी खरीदने दो, इनके सर में ही सुराख होगा। हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है इससे।